वेलकम बैक टू मानसी ट्रिक्स्टर्स। तो हमने लास्ट टाइम क्या देखे, हमने पोल्यूशंस के बारे में देखे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और कुछ हम देखेंगे केस स्टोरीज देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपना पेन चूज कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा कलर लेना है। सो वाइट कलर इज बेस्ट। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है? हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारे एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, इनका जो कंपोजिशन है ये कैसे हो रहा है, बिगड़ जा रहा है। तो इसी को हमें क्या करना है, बचाना है। क्या करना है, बचाना है। इसी चीज को जितना ओवरऑल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसी चीज को क्या बोलेंगे हम, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कैसे हम हमारे एनवायरमेंट को क्या करें, प्रिवेंट करें। ठीक है, कोई भी आने वाली सिचुएशन से हम उसे प्रिवेंट करें, उसी को हम बोलेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। क्या दिया यहाँ पे डेफिनेशन, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट टू मेंटेन द बैलेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, सॉल्व द नेचुरल एंड ह्यूमन कॉज एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है और बैलेंस बनाने के लिए एसेंशियल है। ठीक है, कि फ्यूचर में हमें कोई तकलीफ ना हो और प्रेजेंट भी हमें कोई तकलीफ ना हो। बट हम एनवायरमेंट कंजर्व करने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या चाहिए, हमें सभी का सपोर्ट चाहिए जो हमें मिलता नहीं है। ठीक है, तो एवरी ह्यूमन बींग हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन देयर एनवायरमेंट। बट ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आपको क्या करना है, आप अभी बच्चे हो पर आपको भी क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना है। ठीक है, कहीं भी कचरा नहीं फेंकना है। ठीक है, कहीं भी कचरा नहीं फेंकना है, और डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। डिफॉरेस्टेशन तो आप करोगे नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, प्लांटेशन करना है। ओके, हिस्ट्री एंड एफर्ट्स। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन 1972 यूएनईपी फॉर्म टू एड्रेस ग्लोबल एंड एनवायरमेंटल इशू। कुछ डाटाज है, आपको सिर्फ लर्न करना है इसे। ठीक है, और क्या दिया है इंडिया के बारे में, सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश। एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए। ठीक है, सारी डाटा का कलेक्शन एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के पास होता है। तो ये हमारे इंडिया में सेपरेटली एस्टैब्लिश किए गए हैं। और 1985 की क्या बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्टार्टेड अवेयरनेस प्रोग्राम। 1985 में क्या हुआ था, अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ पब्लिक एंड एजुकेशन। देखो पब्लिक का क्या रोल बनता है, पब्लिक का ये रोल बनता है कि तुम, अगर मैं अवेयर हूं तो आपको अवेयरनेस बाकी पर्सन तक पहुंचानी है। उनको बताना है कि अगर हम हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व नहीं करते तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमें उसका इम्पैक्ट भी तो बताना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि इम्पैक्ट पता होने के बाद भी हमारी जो पब्लिक है वो क्या करती है, चीजों को रिपीट करती है, मिस्टेक्स करती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, अर्बनाइजेशन के चक्कर में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में क्या करती है, इम्पैक्ट पता होने के बावजूद अपने खुद के ग्रीड के लिए इंसान क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन करेगा। जिससे क्या होगा, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, जिनका घर है फॉरेस्ट, वो भी क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ खुद के ग्रीड के लिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, कंजर्वेशन नीड्स टू बी अ पब्लिक मूवमेंट, एक पब्लिक मूवमेंट चाहिए। नीड फॉर अवेयरनेस। ठीक है, मैनी पीपल्स आर अनअवेयर ऑफ कंजर्वेशन लॉ। बहुत सारे पीपल अनअवेयर है, और जो अवेयर है वो भी क्या कर रहे, उसे इग्नोर कर रहे या नजरअंदाज कर रहे। एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन ऑन कंजर्वेशन बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, बट मैं आपको बता रही हूं, कितना भी एजुकेशन ले लो, ठीक है, कितना भी अवेयरनेस फैला लो, बट जो ह्यूमन बींग है वो अपने ग्रीड के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों, आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे हमारा एनवायरमेंट क्या हो, खराब हो। क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये एनवायरमेंट की ही देन है। समझ रहे हो आप? ठीक है,
जब तक एनवायरमेंट एग्जिस्ट करता है, हमारे आसपास के सारी चीजें एनवायरमेंट है। हम हमारे घर को कैसे क्लीन करते हैं, वैसे अगर हमारा एनवायरमेंट क्लीन नहीं रहा, हमें प्योर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक से जो हार्मफुल गैसेस एमिट होते हैं, हम उसे इनहेल करते हैं। तो हमें सारी चीजों में क्या करना है? प्रिकॉशंस लाने हैं। ये काम आप कर सकते हो। ओके, हम भी कर सकते हैं। अवेयर रहना है, प्रॉपर एजुकेशन लेना है अबाउट एनवायरमेंट, दैट हाउ वी कैन कंट्रोल दी प्रॉब्लम्स विच इज अकरिंग इन आर एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ मोलाई पयांग। अब ये जो मोलाई पयांग है, ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है बच्चों, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी क्या सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 30 इयर्स, इन्हें 30 इयर्स लगे ये। ठीक है, 1360 एकड़ लैंड में इन्होंने क्या किया? प्लांटिंग की। इतना डाटा आप याद रखो। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब इनकी फोटो मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत इंस्पायरिंग है। ऐसे ही काम करना चाहिए लोगों ने। ठीक है, ये उनकी फोटो है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ इन इंडिया। अब कौन कौन से लॉ बने इंडिया में कंजर्व करने के लिए एनवायरमेंट को, वो देखते हैं। सबसे पहले 1980 में जो लॉ आया था उसे बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो क्या करेगा? फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना, उसका मिसयूज ना करना, वो बताएगा। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कंट्रोल पोल्यूशन, हैवी फाइन्स फॉर वॉयलेटर्स, और ये कब आया था? 1986। ये आपको जैसे का वैसा लर्न करना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एनफोर्सेस द एनवायरमेंटल लॉ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हाजिर की जाए। हो गई हाजिर। ओके, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब वर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं हम। ओके, तो व्हाट इज बायो? बायो, इट सिंपली मीन्स लिविंग। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी अनेकता, अनेकता मतलब विशेषता, है ना? विशेषता बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें हमें बहुत सारी विशेषताएं मिलती है, डिफरेंसेस मिलते हैं। डाइवर्सिटी, जैसे यूनिट इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना हम। ठीक है, वैसे तो बायोडाइवर्सिटी मतलब होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी रिचनेस है हमारे इंडिया में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत बहुत ज़्यादा है। एनिमल्स, प्लांट्स बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। सबसे ज़्यादा स्पीशीज अगर पाई जाती है तो वो कुछ कुछ जैसे एरियाज होते हैं, हॉटस्पॉट्स एरिया, वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है। तो एक स्पीशीज होती है क्या? नहीं, बहुत सारी स्पीशीज होती है। तो उसमें भी वैरायटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम खुद का एग्जाम्पल ले, वी आर ह्यूमन बींग्स बट वी हैव वेराइटीज। ओके, जैसे मेल एंड फीमेल है, बट मेल एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली दोनों भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफर है। तो ये जेनेटिक हुआ, जेनेटिकली हम डिफरेंट है। ठीक है, हमारे माँ बाप के जैसे क्लोन हम दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेबर कुछ अलग दिखेगा ना हमसे, या हम पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं तो हमारा स्किन टोन अलग होगा। कहीं धूप ज्यादा है तो वहां का स्किन टोन डार्कर होगा। जहाँ पे धूप ज्यादा नहीं रहती, जहाँ ठंडा मौसम रहता है, वहां का स्किन टोन थोड़ा लाइटर होगा। तो हम क्या देखते हैं? ह्यूमन बींग में ही हम इतनी वेराइटीज देखते हैं। तो आप सोचो कि इतने सारे स्पीशीज है, एनिमल, डॉग, कैट, एलिफेंट, इंसेक्ट्स, नॉट इवन एनिमल बट ऑल्सो इन इंसेक्ट्स, हमें बहुत सारी वेराइटीज मिलती है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एम आई क्लियर? अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है और हमें एग्जाम में कैसे फ्रेम करना है। ठीक है, पहले इसे मैं मिटा देती हूँ और खुद को थोड़ा सरका देती हूँ यहाँ से, क्योंकि डेफिनेशन नहीं दिख रही। ओके, दैट्स इट।
तो क्या है बायोडाइवर्सिटी? मतलब बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिचनेस किसकी? लाइफ की। लाइफ इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिचनेस, इंक्लूडिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे बात क्या की है कि नॉट इवन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमारे इकोसिस्टम स्टेबल रहना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि सब ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे मैंने फूड चेन बताई थी आपको, साइकिल बताई थी कि एक ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पैडी फील्ड पे ग्रास हॉपर डिपेंड करता है, काइंड ऑफ। ओके, देन इंक्रीज रेजिलियंस टू द एनवायरमेंटल व्हाट, ये क्या दिया है, इसे हटाना पड़ेगा, एनवायरमेंटल चेंजेस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिवर दिख रही है, और यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे। देन अब क्लासिफिकेशन देखेंगे हम कि लेवल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के। तो सबसे बेसिक लेवल होता है जेनेटिक लेवल। जीन सबसे छोटा होता है बच्चों, पता है आपको। ठीक है, तो जेनेटिक लेवल, देन स्पीशीज लेवल, देन इकोसिस्टम लेवल। तो जेनेटिक लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी दिखने को मिलती है, या डाइवर्सिटी हम बोल सकते हैं। जेनेटिक लेवल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ह्यूमन बींग का, वही एग्जांपल दिया है यहाँ पे। जैसे मैं हूं और मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों क्लोन दिखेंगे क्या एकदम सेम टू सेम कार्बन कॉपी? नहीं, वो थोड़ी अलग दिखेगी, मैं थोड़ी अलग दिख रही हूँ, हमारे जीन्स में कुछ डिफरेंस है, इसलिए मैं अलग दिख रही हूँ, मेरी बहन अलग दिख रही है। तो दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन विद इन द सेम स्पीशीज। हमारी स्पीशीज सेम है, मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, वो भी ह्यूमन बींग है, बट फिर भी हम सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। उसका इंटरेस्ट अलग, उसका बिहेवियर अलग है, उसका बोलने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। तो ये सब क्या हुआ? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ओके, अब हम देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, तो स्पीशीज मतलब जैसे प्लांट की पर्टिकुलर स्पीशीज होती है, एनिमल की पर्टिकुलर स्पीशीज, तो ऐसे प्लांट्स में भी बहुत सारे स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे प्लांट सेम दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। ओके, तो जैसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री में भी अलग अलग स्पीशीज होती है। ठीक है, मैंगो ट्री हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, तो इनका फंक्शन अलग होता है, फ्रूट्स अलग तरीके के होते हैं। मैंगो के ट्री पे मैंगो ही रहेगा ना, कोकोनट के ट्री पे कोकोनट ही रहेगा। वैसे पर्टिकुलर टाइप के वहां पे क्या सेल्स होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो वो स्पीशीज डाइवर्सिटी, अगर स्पीशीज में डिफरेंस दिखता है तो। वेराइटी ऑफ स्पीशीज इन नेचर। इकोसिस्टम, वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन विच द यूनिक प्लांट, एनिमल एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है। ओके, अब व्हाट एक्चुअल काइंड ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ पे इकोसिस्टम अगर वाटर का है तो वो कुछ और होगा, सॉइल का इकोसिस्टम अलग होता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला के एनवायरमेंट क्रिएट होता है ना। तो इकोसिस्टम छोटा कॉन्सेप्ट है और एनवायरमेंट बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए इकोसिस्टम में भी हमें क्या दिखती है? वेराइटीज दिखती है। वेराइटीज दिखती है इसलिए तो वो पूरा मिला के हम उसे एनवायरमेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसलिए इकोसिस्टम में भी वेराइटीज दिखने को मिलती है। तो वो क्या हो गई? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, सबको समझा? तो यहाँ पे लेवल्स है, यहाँ पे मैंने आपको एक, रुको, हाँ, तो आप इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हो। ओके, जैसे कि 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे दी है। ठीक है, पेन चेंज करती हूँ मैं अब। हाँ, 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज, जेनेटिक, इकोसिस्टम। जेनेटिक पहले लिखना है आपको, फिर स्पीशीज लिखना है। ओके, तो क्या रिफर्स टू द जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज के पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशंस दिखते हैं हम उसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं स्पीशीज रिफर्स टू द नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या वेराइटीज है? ठीक है, उसे हम बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम, बहुत सारी हैबिटेट होती है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोलॉजिकल प्रोसेस, ये सब आती है इकोसिस्टम में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कंजर्व किया जाता है
स्पीशीज को, उनकी बायोडाइवर्सिटी को एक पर्टिकुलर एरिया होते हैं, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है, यहाँ पे हमें रिचनेस ऑफ स्पीशीज मिलेंगी, बहुत रिच क्या वेराइटीज ऑफ स्पीशीज हमें पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, उसे बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट रीजन, ठीक है। तो हम इसे एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, क्या है देखो। और कितने टोटल 34 ग्लोबल हॉटस्पॉट, ग्लोबली कितने हॉटस्पॉट है 34। ये डेटा आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव मार्क्स कवर हो जाते हैं इससे, ठीक है। देन क्या दिया, सेंसिटिव एरिया विथ हाई बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या है ज्यादा है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स इनका जो पॉपुलेशन या स्पीशीज मिलते हैं हमें, नंबर ऑफ स्पीशीज भी ज्यादा है, ठीक है, और नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो उसे बोलते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न रीजन्स आर रिच इन यूनिक स्पीशीज। थ्रेट्स क्या है कि खतरा, खतरा किससे, माइनिंग से, डैम से, डिफॉरेस्टेशन से, ओके। माइनिंग मतलब जो खदान होती है उसे बोलते हैं, और डैम्स तो आपको पता ही है ना, वाटर जहाँ कंजर्व होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है और ट्रीज है उसको काटा जाता है। तो ये कुछ हॉटस्पॉट रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। अब सेक्रेड, सेक्रेड मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है, नहीं पता तो मैं तो हुई आपको बताने के लिए। सेक्रेड, ठीक है, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र, प्योर। ग्रूव्स मतलब होते हैं जंगल, क्या होते हैं, जंगल। मतलब देखो, ऐसे फॉरेस्ट या ऐसी जगह जो भगवान के नाम पे, ऑन द नेम ऑफ गॉड, जिसे प्रिजर्व किया जाता है उसे बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। कि पर्टिकुलर एरिया है, वहां के झाड़ नहीं काटना, वहां पे वो देवी माता आती थी इसलिए हम वहां झाड़ नहीं काटते, वो बहुत पवित्र जगह है, ऐसा आपने सुना होगा कभी, है ना। तो क्या है सेक्रेड ग्रुप्स, मतलब ऐसी जगह जो भगवान के नाम पे, गॉड के नाम पे उसे प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व नहीं सॉरी कंजर्व किया जाता है, उसे हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, ओके। डेफिनेशन देखते हैं हम, क्या बोला है, फॉरेस्ट कंजर्व बाय कम्युनिटीज एज अ होली एरिया, वो एरिया कंसिडर करते हैं बहुत पवित्र, होली, ठीक है, होली या पवित्र, ठीक है, प्योर एकदम, तो उसे हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। मोर देन 13,000 इन इंडिया, मैनी इन द वेस्टर्न घाट, इतने हैं, ठीक है, 13,000 से ज्यादा, वेस्टर्न घाट में तो और ज्यादा है। प्रोटेक्टेड ड्यू टू द कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ वो जो मैंने एग्जांपल बताया कि ये पर्टिकुलर एरिया में कौन आई थी, देवी माता आई थी, फिर वहाँ वहाँ हमें वो एरिया को कंजर्व करना है, ये सब जो चीजें होती है इसे हम सेक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे IUCN कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN बोर्ड आपको पता होगा, नहीं पता तो फिर भी आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ग्रीन पीस लार्जेस्ट एनवायरमेंटल ग्रुप है। WWF किसके लिए है, WWF वो वाला नहीं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे जंगल्स है, फॉरेस्ट है, वहाँ की जो लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इंडिया में देखो, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, चिपको मूवमेंट तहरी घड़वाल, फिर विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, ओके। कुछ डाटा है ये, मैं पढ़ रही हूँ ये आपके लिए। उसके बाद 3 एंडेंजर हेरिटेज प्लेस ऑफ कंट्री, तो इसमें कौन कौन है, जैसे लोकेशन यहाँ पे दी है आपको, ठीक है, क्या दिया है, लोकेशन स्पैन 6 स्टेट्स, कौन कौन से, गुजरात, एंडेंजर जो प्लेसेस है ना वो दिए हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है, ये सारे प्लेसेस दिए हैं एंडेंजर। थ्रेट, खतरा क्या है, माइनिंग इंडस्ट्री, जो खदान होते हैं, जैसे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गोल्ड, सिल्वर और कोयला, उसके एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल गैस जो एक्सप्लोर होती है हवा में, वो। एंडेंजर स्पीशीज, कौन कौन से स्पीशीज एंडेंजर है, ये बात हो रही है वेस्टर्न घाट्स की, ओके। एशियाटिक लायंस एंड वाइल्ड बिसॉन, ओके।
नेक्स्ट, मनस एंड सुंदरबन सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क। तो मनस नेशनल पार्क में क्या दिया है, जो आसाम में है, ठीक है। क्या खतरा है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे और वाटर का बहुत यूज हो रहा है। और कौन है खतरे में, टाइगर्स एंड ड्रीम्स। सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये सब आपको लर्न करना है, ओके। खतरा क्या है वहां पे, डिफॉरेस्टेशन, डैम एंड एक्सेसिव फिशिंग होंगी यहाँ पे, एक्सेसिव फिशिंग। एंडेंजर स्पीशीज कौन है, बंगाल टाइगर, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, एंडेंजर, यहाँ पे स्पीशीज के क्लासिफिकेशन, जैसे एंडेंजर स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, इनडिटर्मिनेंट स्पीशीज एंड वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे एंडेंजर स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो एकदम ड्रास्टिकली उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, एंडेंजर स्पीशीज। उसके एग्जाम्पल दिए, लायन, टेल मंकी, लेसर फ्लोरिकन। फिर रेयर स्पीशीज, जिनकी जो मात्रा है, मतलब जिनकी पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी कम है, बहुत लो नंबर में, उसे हम बोलेंगे रेयर स्पीशीज। वो है रेड पांडा और मस्क डियर, ओके। अब वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज में क्या आती है, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, ओके। उसे हम बोलेंगे वल्नरेबल स्पीशीज। टाइगर और लॉयन है अभी, बट क्या हो रही है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, ओके। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द थ्रेटन स्पीशीज, इनडिटर्मिनेंट, जिनका हमें रीजन नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो है खतरे में, जैसे जायंट स्क्वेरल, ओके। देन IUCN रेड लिस्ट, इसमें कुछ पेजेस होते हैं, जैसे पिंक कलर के, ग्रीन कलर के। तो क्या क्या मेंशन होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें जैसे पिंक पेजेस है, तो उसमें लिस्ट ऑफ एंडेंजर स्पीशीज, कौन कौन सी एंडेंजर स्पीशीज है उसकी लिस्ट दी जाती है। देन ग्रीन पेजेस, इसमें लिस्ट स्पीशीज नाउ सेफ एंड आफ्टर कंजर्वेशन, ठीक है। स्पीशीज के नाम, जो सेफ है वो, और जिसको कंजर्व करना है वो, ठीक है। देन वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब आता है, 22 मई, टू रेज अवेयरनेस, ओके। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर की रिवीजन करनी होंगी। रिवीजन, अगर आपने लर्न ही नहीं किया ये चैप्टर, तो चैप्टर को लर्न करो, ठीक है। चैप्टर को लर्न करो, एक्सरसाइज को सॉल्व करो। मैंने बीच बीच में आपको बताया है कि क्या MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखो, हाँ, ठीक है। और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करो। वैसे तो टेक्स्ट बुक के बीच में से क्वेश्चंस पूछते हैं, बट एक्सरसाइज या आपके ऑब्जेक्टिव्स मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लर्न करो, आप समझ के लर्न करो, ताकि वो आपको परमानेंटली क्या हो जाए, फिट हो जाए आपके दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून, गुड लक।